मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 12 की हेलो एल्केन और हेलो एरीन की फोर्थ वीडियो में, चौथी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मार्कोनिकॉफ के रूल्स के बारे में, यानी जब हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स पे यानी असममित हाइड्रोकार्बन्स पे असममित एल्कीनों पर जब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कराते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे हमने ये बताया था मार्कोनिकॉफ के रूल्स में कि जो हैलोजन होता है वो उस कार्बन से जाके अटैच होता है, उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कम होता है। ये बात हुई थी। अब आज हम बात करते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट क्या है? मोस्टली पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट जो होता है वो एक तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी इसके नाम से ही हम ये बात क्लियर हो रही है कि ये मार्कोनिकॉफ के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, यानी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इस चीज को भी देखते हैं। जब हम किसी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं like this, CH3 bond CH double bond CH2 addition of HBr, ये हाइड्रोजन हैलाइड का हम जब एडिशन कराते हैं तो क्या होता है, अगर यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं यूज हुआ है, क्या नहीं यूज हुआ है, दो तरह से रिएक्शन हो सकता है। एक तो ये नॉर्मल और यहां पर बेंजाइल पेरोक्साइड। अगर हम यहां पर बेंजाइल पेरोक्साइड यूज करते हैं तो क्या होता है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर हम बेंजाइल पेरोक्साइड नहीं यूज करते हैं तो ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा CH3CH बॉन्ड CH3 और यहां पर ब्रोमीन। यानी हाइड्रोजन उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यानी जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो कम होंगे। लेकिन जैसे ही हम इस रिएक्शन में बेंजाइल पेरोक्साइड यूज कर लेते हैं तो ये रिएक्शन ठीक उल्टा हो जाता है, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। यानी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यानी दोनों के नाम हम IUPAC जान लेते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन और यहां पर ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, ये तो हमारा हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की बात हम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी बात हम करते हैं। लेकिन अभी हमें जिनके बारे में बात करना है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इस बार, तो हम सिलेबस को फॉलो करके चलते हैं और हम बात करते हैं एक नए रिएक्शन की, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन के द्वारा, बाय द एल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन, या कह सकते हैं डार्जन रिएक्शन के द्वारा। ठीक,
अब हम बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, रिएक्शन बाय अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड। या इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, डार्जन रिएक्शन। चलिए, डार्जन रिएक्शन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि अल्कोहल्स एंड थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के द्वारा, यानी कोई एक अल्कोहल होगा और उसको थायोनिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। और डार्जन रिएक्शन की खासियत ये है कि जो हमारा कैटालिस्ट यूज होगा, जो हम रीजेंट यूज करेंगे, वो कौन सा यूज करेंगे, पिरीडीन। कौन सा यूज करेंगे, पिरीडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये तो हो गया हमारा एक अल्कोहल, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, ये हमने यूज कर दिया। और हम जब इसको पिरीडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो पिरीडीन बेस ये होता है आपका, ये आपका पिरीडीन हो गया यहाँ पे लोन पेयर। जब हम इसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, इसकी उपस्थिति में इस क्रिया को कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। क्या बनता है, C2H5Cl प्लस SO2 एंड क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड, और ये आपका पिरीडीन का नाम क्या है, और पिरीडीन जो होता है वो बेस होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, पिरीडीन क्या होता है, बेस होता है। उस बेस की प्रेजेंस में ये डार्जन रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहां पर इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारी रिएक्शन, ये रिएक्शन होती कैसे है, बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या है बताइए, हाँ, बेस का काम जो है वो प्रोटॉन यानी डीप्रोटोनेशन का काम है। क्या करता है वो, डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। किसके प्रोटॉन को खींचेगा, ये जो आपका एथेनॉल है, यहाँ से ये प्रोटॉन को खींचकर O नेगेटिव यानी एनोलेट फॉर्म कर देगा। फिर एनोलेट जो होगा वो थायोनिल क्लोराइड पर जाकर अटैक करेगा, और थायोनिल क्लोराइड के डबल बॉन्ड O से क्लोरीन को मतलब तोड़ देगा। तो इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं साथ साथ थोड़ा सा। चलिए, अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, यानी ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं।
ये जो पिरिडीन बेस है, इस पिरिडीन बेस का जो लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लाके इस हाइड्रोजन पे देगा। कहाँ देगा? हाइड्रोजन पे देगा, और ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। यानी ये रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से ये बनेगा O नेगेटिव, और निकलेगा क्या, यहाँ से ये निकल गया, उसकी हम बात नहीं करते हैं। अब हमारे पास क्या है, थायोनील क्लोराइड यानी सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड क्लोरीन, बॉन्ड क्लोरीन। अब यहां से ये आके अटैक करेगा इस सल्फर, ये बॉन्ड पहले एक बार टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर क्या करेगा, फिर इस क्लोरीन को बाहर कर देगा। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन, बॉन्ड सल्फर, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड Cl। साथ में हमारा क्या निकला है, यहां से ये क्लोरीन निकली है, और यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास यहां पर क्या है भाई, यहां पर देखो ये Cl नेगेटिव जो है आकर, अब यहां पर देखो, यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है। क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड, और ऑक्सीजन और किसका बॉन्ड है, ऑक्सीजन का, और किसका बॉन्ड है यहाँ, कार्बन का बॉन्ड है। अब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन सल्फर का कि ऑक्सीजन कार्बन का? इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ज्यादा कंपैरिजन होगा, रादर देन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन में किसके, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड के। ऐसी कंडीशन में जब हम इस क्लोरीन को दोबारा यहाँ पर अटैक कराएंगे, तो यहाँ से जाएगा, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर अटैक करेगा, और ये यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। और कैसे बनाएगा वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है, या फिर आगे आप लोग इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, दिस इज योर होमवर्क। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बात कर लूंगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। अगर नहीं आपको आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। 50% मैंने कर दिया है, कैसे ये रिएक्ट करता है, क्या करता है, इसकी एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहाँ तक आप रखते हैं, इस मैकेनिज्म को, इसको आगे और आप कंप्लीट करिएगा होमवर्क के रूप में। बाकी हम इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसको और एक नाम से जाना जाता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। किस नाम से जाना जाता है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। यानी हैलाइडों को एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे से इस रिएक्शन में। कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी हैलाइड विनिमय अभिक्रिया या कोनार्ड-फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
पहले से हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है, पहले से हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड होता है और उसकी अभिक्रिया हम किसी मेटल हैलाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं मेटल हैलाइड के साथ। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ये है C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड हमारे पास है पहले से। इसको हम किसी मेटल क्लोराइड या मेटल हैलाइड यानी सोडियम आयोडाइड के साथ सपोज करो हम रिएक्ट कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक, सोडियम आयोडाइड है। जब हम एसीटोन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो क्या होता है, ये जो आयोडीन है ये क्लोरीन को उसकी पोजीशन से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है और खुद उसके पोजीशन पे जुड़ जाती है। यानी C2H5 NaCl यानी एथिल आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। दो चीजें बनती हैं। अब इसमें एक चीज जो है वो देखने लायक है, थोड़ा सा समझने लायक है, तो है तो बहुत इजी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए। टीचर्स खुद याद रखने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए एक चीजें बनाते हैं। एक रूल आप लोग देखते हैं, लार्ज लार्ज एंड स्मॉल स्मॉल रूल। ठीक, यानी बड़ा बड़े के साथ और छोटा छोटे के साथ। बात क्लियर, यानी हमेशा हर कोई अपनी साइज के हिसाब से ही चीजों को रखना चाहता है अपने पास। यानी अगर कोई छोटा है तो वो ज्यादातर छोटे के साथ जाना चाहता है, और अगर बड़ा है तो बड़े के साथ। एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं हम, मोटू पतलू। यानी मोटू प्रिफर मोटू एंड पतलू प्रिफर पतलू, यानी जो स्मॉल साइज का है वो हमेशा स्मॉल साइज के साथ ज्यादा सुटेबल होगा, जबकि जो लार्ज साइज है वो लार्ज साइज के साथ ज्यादा सुटेबल रहना चाहेगा। तो इस रिएक्शन को हम समझने के लिए इन रूल्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन, इन दोनों में अगर हम देखें C2H5 की बात करें और यहाँ पर Na की हम बात करें, तो इन दोनों में से कौन लार्ज होगा, कौन बड़ा होगा। अगर हम इसका एटॉमिक वेट देखें तो कितना होगा, बताइए। इन दोनों में इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 12 दूनिया 24 और 24 5 29, यहाँ पर ये 35, यानी ये मोटू ये पतलू। ठीक, यहाँ पर ये सोडियम है, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, यहाँ पर ये मोटू हो गया ये पतलू हो गया। या साइज में अगर हम देखें C2H5 की साइज जो है ये साइज में बड़ा है, साइज में कैसा है, लार्ज है, और ये इसके कंपैरिजन में साइज स्मॉल है। यहां पर सोडियम साइज स्मॉल, आयोडीन साइज लार्ज। तो क्या करेगा, C2H5 स्मॉल सॉरी लार्ज साइज में है, ये लार्ज साइज के साथ ये स्मॉल साइज है तो ये स्मॉल साइज के साथ, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। यानी ये जो हमारा बनेगा C2H5Cl सॉरी C2H5I प्लस Na
Cl ऐसे भी हम देख सकते हैं। या एक और तरीका है इसको समझने का, दूसरा तरीका कौन सा है वो भी देखते हैं। दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। इलेक्ट्रो किसका? निगेटिविटी का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं, एक कौन सा है? एक क्लोरीन है और एक आयोडीन है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और C2H5 और सोडियम, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन गिवर भी कह सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अब ये क्लोरीन इसके साथ अभी जुड़ा हुआ है और सोडियम इसके साथ। अब अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ये क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है रादर देन आयोडीन के, यानी क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। किसमें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और यहाँ सोडियम जो है वो ग्रेटर देन C2H5 है। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन देने के मामले में। किस मामले में है ये? इलेक्ट्रॉन देने के मामले में सोडियम जो है वो C2H5 से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे ही C2H5Cl Na के साथ में आएगा तो Cl जो है ये तुरंत C2H5 को छोड़ देगा और जाके सोडियम से जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है आयोडीन से ज्यादा है और इसको इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी कंडीशन में आयोडीन है वो C2H5 के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो हमारा ये जो है ये नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हम बात करेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन की। अब हम अगली लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। लोग जान लीजिए टॉपिक हमारा क्या रहेगा अगले लेक्चर का, श्वार्ट्ज रिएक्शन। हमारा अगला लेक्चर जो होगा श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।